हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी। मैं मुशीर खान आज फिर आपके पास एक नए करंट टॉपिक को लेके आया हूं, जहां पर हम बात करेंगे ग्लोबल मीथेन असेसमेंट के बारे में। तो सबसे पहले तो ये कि जो ये ग्लोबल मीथेन असेसमेंट है, ये एक रिपोर्ट है। और जैसा कि हम देखते हैं कि यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में कोई ना कोई एक रिपोर्ट आपसे ज़रूर पूछी जाती है, तो हमें रिपोर्ट्स की पर्सपेक्टिव में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो पता रहने चाहिए। अगर हम मेंस एग्ज़ाम की भी बात करते हैं तो भी हमें रिपोर्ट्स की बहुत इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि जो हमारी रिपोर्ट्स हैं, अगर हम इसका रेफरेंस दे के अपना आंसर लिखते हैं तो डेफिनेटली ये हमारे आंसर को एक बहुत स्कोरिंग आंसर बनाने वाला है। तो जो ये रिपोर्ट है ग्लोबल मीथेन असेसमेंट, आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट है और कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें इस रिपोर्ट को मेमोरी में रखने के लिए, जिसको हम ये कह सकते हैं कि जो कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको हमें अपनी मेमोरी में मेंटेन रखने के लिए क्या नीड होगी, तो हम उन सबको समझेंगे अपने इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है जो मैं ये देना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी ये करंट अफेयर की सीरीज़ अच्छी लगती है तो डेफिनेटली आप इसको अधिक से अधिक प्रमोट करिए और शेयर करिए। एज़ वेल अगर आप चाहें तो मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ईजी प्रोसेस है। जैसे कि यूट्यूब पे आप जाएंगे तो स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी को सर्च करिए। सर्च करने के बाद आपको हमारा एकेडमी का आइकन मिलेगा। आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ज्वाइन बटन की टैब मिलेगी। आप ज्वाइन बटन को क्लिक करिए। एज़ वेल वहाँ पे सपोर्ट करंट अफेयर्स आपको लिखा हुआ मिलेगा, जिसको आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं एक बहुत ही नॉमिनल फीस पर। एज़ वेल अगर आपको इस मेथड को समझने में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप एज़ वेल गूगल पर जाकर आप ऐसे बहुत सारे वीडियोस या फिर मेथड्स को आप जान पाएंगे कि किस तरह से आप हमारे इस चैनल में हमारे इस करंट अफेयर्स को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले जो हमारी ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट है ये क्या है, तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर ये बताऊँगा कि जो ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट है हमारी, ये हमारा ग्लोबल मीथेन असेसमेंट के नाम से जारी की गई है। और ये जो इशू की गई है वो यूनेप ने किया है, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। एज वेल क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन है CCAC, यानी कि इन दोनों ने मिलकर हमारी ग्लोबल मीथेन असेसमेंट रिपोर्ट को इशू किया है। यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम सबसे पहले एक इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बेसिक जानते हैं। जैसे कि जो हमारा क्लाइमेट और क्लीन एयर कोएलिशन है, ये 2012 में बनाया गया था। और इसको जो बनाया था वो यूनेप ने ही अपने एक रिजोल्यूशन को पास करके इस्टेब्लिश किया था। और इसका जो सबसे मेन एम है वो हमारे जो शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स हैं, जो कि हमारी ह्यूमन हेल्थ को बहुत अधिक मात्रा में ये कहा जा सकता है कि इम्पैक्ट डालते हैं, या फिर जो हमारे एग्रीकल्चर को कहीं लॉस क्रिएट करते हैं, या फिर हमारे इन्वायरमेंट को। तो ऐसे जो हमारे शॉर्ट लिव्ड पॉल्यूटेंट्स हैं उसको जो ये कहा जाए कि मैनेज करने के लिए या फिर उसके लिए अवेयरनेस के लिए, उसके लिए टेक्नोलॉजीज, तो इन सब को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि जो शॉर्ट लिव्ड हमारे पॉल्यूटेंट्स हैं उसको कंट्रोल करने के लिए कौन वर्क करता है? CCAC। ये जो प्रोग्राम है हमारा CCAC, इसके लिए एक सेक्रेटेरिएट अलग बनाया गया है पेरिस में, जो कि फ्रांस की कैपिटल है। तो यहाँ पर जो यूनेप है उसका हेडक्वार्टर हम सबको पता है कि केनिया की कैपिटल नायरोबी में है, लेकिन इसको यूनेप ने ही बनाया है, पर इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो कहाँ बनाया गया है? पेरिस, फ्रांस में। तो शॉर्ट लिव्ड जो हमारे क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स होते हैं, तो उसमें आप ये बात ज़रूर याद रखिएगा, जो यानी कि ये वो पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो हमारे कुछ दिनों से लेके और कुछ दशकों तक, यानी कि कुछ फ्यू डेज़ से लेकर फ्यू डिकेड्स तक ही ये जीवित रह पाते हैं, या फिर इनका जो वार्मिंग इन्फ्लुएंस है वो हमारे क्लाइमेट पर रहता है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे शॉर्ट लिव्ड पॉल्यूटेंट्स हैं, इसमें नाम आता है ब्लैक कार्बन का, मीथेन का, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन का, और एज वेल HCFCs। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स हैं। और ये जो CCAC बनाया गया है, ये बात आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि CCAC का सबसे मेजर जो मतलब इनिशिएशन है वो हमारे शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स को ही कम करने के लिए है।
अब जो CCAC है 2012 में बनाया गया, तो इन्होंने अपना एक ऑब्जेक्टिव ईयर बनाया था 2030 तक, जहाँ तक इन्होंने कहा कि हम अर्थ के ऊपर जो शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स हैं उसको कम करने के लिए पूर्णतः प्रयास करेंगे। अब जो शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स हैं इसको कम करने के लिए ये टेक्नोलॉजी को भी प्रमोट करते हैं, फाइनेंसिंग भी करते हैं CCAC, एज वेल जो अवेयरनेस है उसको भी बढ़ाने की फुल, जिसे कहा जाए कि प्रमोशन करते हैं। तो ये हमारा CCAC है और CCAC को आप ज़रूर याद रखिएगा। और CCAC के लिए अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर्स में कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो बने हैं। CCAC के लिए अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो जो हमारा इंडिया है वो CCAC को ज्वाइन करने वाला 65th कंट्री है, ठीक। और एज वेल CCAC को साइन करने के बाद ही इंडिया ने अपनी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम चलाया था 2019 से, जिसका बेस ईयर 2017 है और ये प्रोग्राम हमारा 2024 तक है, जिसका मेन एम है पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एज वेल पार्टिकुलेट मैटर 10 के जो हमारे पॉल्यूटेंट्स हैं उनकी जो क्वांटिटी है उसमें 20% से लेकर 30% तक रिडक्शन करना। तो ये हमारा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है जो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया का जो कोएलिशन ऑफ क्लाइमेट अलायंस है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन है, ठीक है, उसको साइन करने के बाद इंडिया ने एक अपना टारगेट डिसाइड किया जो मैंने आपको बताया। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में CCAC के क्या रिलेशन है ये भी हमने देखे। तो अभी रिसेंटली यूनेप ने और CCAC यानी कि क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोalition ने अपनी एक ग्लोबल मीथेन असेसमेंट रिपोर्ट इशू की। इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि जो 2020 से लेकर 2030 तक जो हमारा मीथेन है उसका जो एमिशन है उसको हम कितना रिड्यूस करेंगे, 45%। और अगर हम इस 45% मीथेन को रिड्यूस करेंगे अपने एटमॉस्फेयर से, तो ये हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है 2045 तक उसमें 0.3 डिग्री रिड्यूस करने के लिए हेल्पफुल होगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन के बारे में सबसे ज़्यादा डिटेल में बताया, एज वेल जो इंडिया का रिलेशन है CCAC के साथ, यानी कि ज्वाइन करने के बाद जो इंडिया ने अपना इनिशिएटिव लिया है तो वो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का, तो हमने उसके बारे में बताया। अब जो ग्लोबल मीथेन असेसमेंट रिपोर्ट है तो इसमें ये बात बताई गई है कि कार्बन का जो रिडक्शन मीथेन का जो रिडक्शन होगा वो 45% होगा टिल 2020 टू 2030 तक। ये बात आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। एज वेल अगर हम इसके की पॉइंट्स की बात करें जो हमारा इस ग्लोबल मीथेन असेसमेंट रिपोर्ट में दिए गए हैं, तो इसमें ये कहा कि जो हमारा मीथेन है वो ग्लोबल वार्मिंग का 30% रिस्पॉन्सिबल है। कब से? प्री इंडस्ट्रियल एरा से, यानी कि जो हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है 1900 से, तो उससे पहले से लेकर और प्रेजेंट टाइम तक जो मीथेन है इस ग्लोबल वार्मिंग में इसका कितना रिस्पॉन्सिबल रोल है, एज वेल हम कह सकते हैं 30%। फिर जो ये हमारा ह्यूमन कॉज्ड मीथेन एमिशंस हैं वो हमें मिलते हैं ऑयल एंड गैस प्रोसेसिंग से, फॉसिल फ्यूल से, लैंडफिल से एंड वेस्ट एंड एग्रीकल्चर। तो देखिए जो सबसे मेजर सोर्सेज हैं मीथेन के वो हमारे हैं ऑयल एंड गैस प्रोसेसिंग, ठीक है, जो हम पेट्रोलियम और फॉसिल फ्यूल्स निकालते हैं, फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग से, लैंडफिल्स यानी कि जो हमारे लैंडफिल्स ऐसे हैं जहाँ पर हम अपने वेस्ट का डंप करते हैं तो वहाँ से मीथेन मिलता है। एज वेल जो हमारा एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर जैसे पैडी फील्ड्स हैं तो यहाँ से हमें बहुत मीथेन का एमिशन मिलता है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं जिनको आप ध्यान रखना है कि ये हमारे मीथेन के एमिशन के सोर्सेज हैं। एज वेल यहाँ पर यह भी कहा गया कि जो हमारा मीथेन है जैसे 2019 के बाद से वर्ल्ड में जो हमारा
लॉकडाउन पीरियड चला, तो आप देखिए लॉकडाउन पीरियड चला तो इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ थी वो बंद हो गई या फिर बंद होने के कगार पर पहुंच गई। तो जो रेट ऑफ प्रोडक्शन था मीथेन का वो कम होना चाहिए था और उससे जो ग्लोबल वार्मिंग होती है वो भी कम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और ये बात जो बताई गई है उन्होंने, तो वो नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसने ये बात बताई है, तो इसका प्रेफरेंस देके अपनी इस रिपोर्ट में इन्होंने बताया है। तो यहाँ पर हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से सबसे इम्पॉर्टेंट एक तो ये कि जो हमारे मीथेन के सोर्सेज हैं वो क्या हैं, एज वेल कब तक के लिए टारगेट किया गया है, जो मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया 2020 से लेके 2030 तक कितना परसेंट हमें मीथेन रिड्यूस करने की बात की गई है, 45%। एज वेल उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारा मीथेन अकाउंट, जो मीथेन है ये हमारा ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में कितना है, 1/5। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है कि जो टोटल ग्रीन हाउस गैसेस हैं इसमें जो मीथेन का कंपोजिशन है वो कितना है, हमारा 1/5। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। एज वेल अब देखिए मीथेन एमिटर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसा कि जो हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जहाँ से मीथेन का एमिशन होता है, तो उसमें एक नाम आता है फॉसिल फ्यूल्स, जैसे कि पेट्रोलियम, डीजल, हम बात करें कैरोसिन, हम बात करें अगर नेचुरल गैस, तो ये हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट एमिटर्स हैं। जब इनकी बर्निंग होती है तो उसके बाद क्या निकलता है, मीथेन। फिर लैंडफिल्स एंड वेस्ट, तो यहाँ पर एज वेल परसेंटेज भी दी गई है, फॉसिल फ्यूल्स की कितनी है, लैंडफिल्स की कितनी है और एग्रीकल्चर की कितनी है, तो ये बात हमें यहाँ पर बताई गई है। तो मीथेन एमिटर्स में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, 3 सोर्सेस हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, लैंडफिल्स एंड वेस्ट हैं, एज वेल एग्रीकल्चर। अब अगर हम करंट सिनारियो को देखें और कुछ हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की जो इस रिपोर्ट में बताए गए हैं, तो अगर ऐसे कोई हमारे पास सॉल्यूशंस बताए जाते हैं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं। अगर हमें पीटी एग्ज़ाम में कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिलता है तो भी हमें ध्यान रखना है क्योंकि ये उसका टारगेट होगा। एज वेल अगर हम मेंस एग्ज़ाम को देखें तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्डर पॉइंट होगा। तो जो ग्लोबल मीथेन असेसमेंट है, तो इसमें जो उन्होंने सॉल्यूशन दिया है तो उन्होंने कहा है कि 2030 तक कितना परसेंट रिड्यूस करने की बात की है, 30%। और ये सॉल्यूशंस मेनली टारगेट द फॉसिल फ्यूल, यानी कि फॉसिल फ्यूल सेक्टर्स को ही इसमें सबसे मेन टारगेट किया गया है। फिर जो हमारा रिड्यूस करने के लिए मीथेन लेवल्स को, वो हमारा हाईएस्ट है वेस्ट सेक्टर इन इंडिया एंड यूरोप, यानी कि जो हमारा इंडिया और यूरोप है ये वेस्ट सेक्टर से जो मीथेन एमिशन होता है वो इन 2 कॉन्टिनेंट्स और सब कॉन्टिनेंट कंट्री में सबसे अधिक देखने को मिलता है। फिर जो हमारा चाइना की बात करें अगर, तो चाइना में जो मीथेन है तो वो सबसे अधिक जो एमिशन है उसका लाइव स्टॉक एंड कोल प्रोडक्शन, तो ये हमारा एक सबसे इम्पॉर्टेंट एमिशन का सोर्स हमें मिलता है चाइना में। अफ्रीका में बात करें तो अफ्रीका में हमारे पास लाइव स्टॉक यानी कि पशुधन, एज वेल ऑयल एंड गैस जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, तो वो भी हमारे इस मीथेन एमिटर्स में आते हैं। फिर जो हमारे पास एक और टारगेट किया गया है वो ये कि जितने भी हमारे ये सारे के सारे टारगेटेड मेजर्स हैं, इसके अतिरिक्त हमें किसके ऊपर फोकस करना होगा, रिन्यूएबल एनर्जी पे, रिडक्शन इन फूड लॉस एंड वेस्ट, इंक्रीजिंग रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल एनर्जी एफिशिएंसी विल हेल्प टू रिड्यूस मीथेन एमिशंस। यानी कि जो हमारा फूड लॉस है, देखिए अगर हम देखें जो हमारा एग्रीकल्चर है तो इसमें बहुत सारा फूड जो है वेस्ट चला जाता है, क्रॉप्स वेस्ट चली जाती हैं, तो अगर हम उनको सेव करें तो डेफिनेटली जो हमारा मीथेन का एमिशन है वो कम होगा। रेजिडेंशियल और कमर्शियल जो एनर्जी एफिशिएंसी है, जैसे कि हमारे अर्बन एरियाज़ हैं तो वहाँ डे बाई डे क्या हो रहा है, एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, रिन्यूएबल सोर्सेज को यूज़ करना चाहिए। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो भी हमारे जो मीथेन का एमिशन है वो कम हो जाएगा। तो इस रिपोर्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें देखने को मिली, एक तो हमें इनका टारगेट याद रखना है, एज वेल इंडिया में जो हाईएस्ट मीथेन एमिशन सेक्टर बताया गया है तो वो बताया गया है हमारा जो कोल एज वेल वेस्ट सेक्टर। तो आप ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, इंडिया के लिए वेस्ट सेक्टर जो बताया गया है वो कितना बताया गया है, जो मीथेन का एमिशन बताया गया है वो इंडिया में वेस्ट से सबसे अधिक बताया गया है। तो यहाँ पर आप इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर हम 45% तक मीथेन को
रिड्यूस कर लेंगे तो हमारा ग्लोबल वार्मिंग के अंदर 2045 तक कितना मिलेगा, हमें 0.3 डिग्री तक रिडक्शन मिलेगा। लेकिन जो टारगेट में रखा गया है वो ये कि जो हमारा कैपेबिलिटी है, तो कैपेबिलिटी प्रेजेंट में रखी गई है 30%, ठीक है। तो टारगेट में 30% है। बताया ये गया है कि अगर 2020 से 2030 तक हम रिड्यूस कर लेंगे तो 45% तक रिडक्शन मीथेन की गैस में हो जाएगा। एज वेल कुछ हमारा इंडिया की बात करें अगर, तो जो इंडिया है ये हमारा वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर है और 2030 तक इंडिया ने ये टारगेट किया है कि वो अपने ग्रीन हाउस गैसेस के जो एमिशंस हैं उसके 2005 के लेवल से कितना परसेंट वो रिड्यूस कर लेगा, 30 to 35% तक रिड्यूस कर लेगा। तो इंडिया ने ऐसा टारगेट भी ले रखा है। तो ये हमारा आज का ग्लोबल मीथेन असेसमेंट रिपोर्ट के ऊपर एक करंट टॉपिक से जुड़ा हुआ वीडियो। हमारे वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक करिए, एज वेल शेयर करिए इस सीरीज़ को, जिससे कि जो भी स्टूडेंट्स हैं अपने कम समय में करंट अफेयर्स को अच्छे से अच्छा और पॉइंट वाइज प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हो तो उनको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो जैसे कि मेरा भी ये एक प्रयास है कि मैं अधिक से अधिक आपको करंट अफेयर से जुड़े टॉपिक्स को एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव में कवर करा सकूं, जिससे कि अगर आपके पास थोड़ी इन्फॉर्मेशन होगी तो आप कुछ ऑड क्वेश्चन, मतलब जो स्टेटमेंट्स हैं या ऑड इन्फॉर्मेशन है जो क्वेश्चन में दी गई, आप उसको स्प्लिट मेथड से आप अपने क्वेश्चन को भी सही कर ले जाएंगे। क्योंकि जो हमारा यूपीएससी का एग्ज़ाम है ये एक स्मार्ट बेस स्ट्रेटजी के ऊपर या फिर स्मार्ट स्ट्रेटजी के ऊपर बेस्ड है। तो नॉलेज भी गेन करते रहना है, एज वेल हमें ये देखते रहना है कि हम किसने प्रयास से या किस स्ट्रेटजी से अपने इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।